बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 सितंबर पाकिस्तान में जुमेरात की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 7 डेज टू गो। 70 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बाकी मानदा दिन आराम से नहीं गुजरने, ना ही फील्ड मार्शल के, ना ही मौजूदा रजीम के, ना ही पाकिस्तानी अवाम के, और अब तो मैं कहूंगा ना ही इस खित्ते के। क्योंकि फील्ड मार्शल जो है वो खित्ते का अमन हो या तवाजन हो, उसको भी बलि चढ़ा सकते हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए। वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, उन्हें किसी कीमत पर भी एक्सटेंशन चाहिए। आज की पहली खबर इसी में से निकलती है। याद होगा चंद दिन पहले हमने आपको यह खबर दी थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब रुख कर रहे हैं बरतानिया का और फिर वहां से अमेरिका का। याद कीजिए जब हमने आपको यह खबर दी थी तो वजह यह बताई थी कि उन्होंने मौजूदा फॉर्म 47 के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ को तकरीबन यरगमाल बना रखा है, अगवा कर रखा है, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन उनके पास है और वो किसी सूरत उनकी कोई भी मीटिंग किसी भी दूसरे मुल्क की अहम शख्सियत के साथ अकेले नहीं होने देना चाहते। हमने आपको यह भी बताया था कि जो शरीफ खानदान की वाया इंडिया लॉबी है वो वाशिंगटन डीसी में भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप के साथ भले छोटी मोटी मुलाकात हो जाए ताकि फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन किसी तरह से वहां डिस्कस हो जाए। फील्ड मार्शल को इसका पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया कि वो भी वाशिंगटन डीसी में होंगे और फॉर्म 47 के कठपुतली वजीर आजम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब उसी सिलसिले में पहले तो बरतानिया, आपको बताया था कि 18 से 21 बरतानिया और 21 से फिर हमने कहा था 23 या 24, अब पता चला है 21 से 28 तक जो है वो अमेरिका के अंदर क़याम होगा। भरपूर कोशिश शरीफ खानदान की यह है कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात वाशिंगटन डीसी में हो। न्यूयॉर्क में खिताब करना है जनरल असेंबली के साथ, जाहिर है सदर ट्रंप ने भी करना है, शहबाज शरीफ भी करेंगे, और इनकी कोशिश है कि फिर ये वाशिंगटन डीसी आए और वहां पर सदर ट्रंप से मुलाकात का वक्त मिल जाए। अगर इसमें फेल हो जाएं तो फिर चलते चलते जो आप कहिए कि साइड टॉक्स के ऊपर किसी भी तरह से अगर इन्हें अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में भी टाइम मिल जाए तो ये फिर उस पर भी इत्तफा करेंगे। कोशिश बहरहाल वाशिंगटन डीसी की हो रही है, लेकिन जहां भी मुलाकात होगी फील्ड मार्शल बिल्कुल गार्ड की तरह कह लें या आप पुलिसमैन की तरह कह लें, जो भी कहना है, वो ऊपर चढ़ के रहेंगे फॉर्म 47 के कठपुतली वजीर आजम के ऊपर और किसी सूरत उन्हें अकेले सदर ट्रंप से मिलने नहीं देंगे। अब आपको थोड़ी सी मजीद तफसीलात दे दें तो ये 68, जी हाँ प्रिसाइजली 68 लोगों का डेलीगेशन है जिसको लेकर फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुंच रहे हैं। गालिबन 2 जहाज इस्तेमाल हो रहे हैं। एक बड़ा जहाज आजकल पाकिस्तान एयरफोर्स का इनके काबू आया है, बिल्कुल वही जैसे जहाज पर आप दुबई वगैरह का सफर करते हैं जो बड़ा होता है, जिसमें कोई 250, 300, 350 लोग बैठ सकते होते हैं। उस तरह का बड़ा जहाज जो बड़े बड़े मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का अब जहाज बाजी मरियम के लिए तैयार करवाया गया था। ये भी आपको बता दें, हम जहाज तो वो पहले से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास था, लेकिन बाजी मरियम की ख्वाहिश पर उस जहाज की कुछ तज़ीनो आराइश दोबारा की गई थी। हमारे पास ये खबर तो नहीं कि बजट कितना लगा, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि बाजी मरियम की पसंद का मैट्रेस उसमें लगाया गया था, जिस आप ये कहिए कि बेड के ऊपर उन्होंने लेटना था। जाहिर है वो आम बेड की तरह का नहीं होता, वो बताया गया था कि उनकी कमर में तकलीफ है, जिसलिए खसूसी किस्म का खास मैट्रेस जो है वो उस जहाज के अंदर आवेजा किया गया, उसकी डेकोरेशन दोबारा की गई, उसके अंदर ऑफिस चेयर लगाई गई, टेबल लगाया गया। ये वही जहाज है जिसमें शहबाज शरीफ कल आपको सैल्यूट करते हुए नजर आए। ये बिल्कुल पिछले चंद महीनों में नए तरीके से तज़ीनो आराइश करके ये जहाज अब हम अपने सोर्सेज के साथ आपके सामने खबर रख रहे हैं कि यह तैयार किया गया है खुसूसी तौर पर शरीफ खानदान में मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए। और जाहिर है जब वो इस्तेमाल नहीं करेंगी तो उन दिनों में ये जहाज शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम है वो इस्तेमाल करेंगे। अभी ये सऊदी अरब उसी जहाज पर गए हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये जहाज इस्तेमाल नहीं किया। सबसे पहले बाहर जाने के लिए इस जहाज को बार बार मरियम नवाज साहबा इस्तेमाल कर रही हैं। याद कीजिए जब सर्जरी हुई थी वो हमारी बहन ने स्विट्जरलैंड के चौक पर सर्जरी कर दी थी, उस वक्त यही जहाज इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आपको ये बता दें कि उस वक्त इसकी तज़ीनो आराइश नहीं हुई थी। बाजी मरियम को ये स्विट्जरलैंड लेकर गया था, वहां से ये जहाज बाजी मरियम को लेकर गया था लंदन, और तब बाजी मरियम ने कंप्लेन की थी कि ये ज़रा इसके अंदर पुरतकल्लफ किस्म की आसाइशें नहीं हैं, उनको इसके अंदर ऐड किया जाए। ज़ाहिर अल्फाज तो ये नहीं होंगे, ये तो मैं अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहरहाल कहा गया था कि बहुत ही बेसिक है, इसको ज़रा अपग्रेड किया जाए, और फिर इस जहाज़ की बहुत ही लग्जूरियस किस्म की तज़ीनो आराइश की गई है और इसके अंदर तमाम इक्विपमेंट, सीटिंग और सब कुछ चेंज किया गया। तो बहरहाल अब ये एक नया नवेला जहाज़ है। 68 लोगों का डेलीगेशन है। जी हाँ, ये फॉर्म 47 के अर्दली जो हैं इनका 68 लोगों का डेलीगेशन है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ परवाज़ों के ऊपर, यह भी हम आपको मुसद्दिका खबर दे रहे हैं, मुख्तलिफ परवाज़ों के ऊपर फील्ड मार्शल साहब से रिलेटेड 35 से 45 लोग जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह से पाकिस्तानी फौज के साथ है। कुछ अंडर कवर हो सकते हैं, कुछ उसके बगैर हो सकते हैं। हमारे जराए बता रहे हैं कि इन 68 के अलावा कोई 35 से 45 लोग जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होंगे, जो कि मिलिट्री की साइड से होंगे। जाहिर है उनमें से बहुत अंडरकवर भी हो सकते हैं और वो अलग फ्लाइटों पर, अलग कमर्शियल जहाज़ों पर बिजनेस क्लास की या दूसरी महंगी टिकटें खरीद कर वो 1 दिन 2 दिन पहले ही अमेरिका पहुंच जाएंगे।
उनमें से बहुत सारे इस वक्त बरतानिया पहुंच चुके हैं। इनका काम यह होता है कि आम पाकिस्तानियों के कपड़ों में फील्ड मार्शल की सिक्योरिटी के ऊपर मुतय्यन होते ये अंडरकवर हैं। लगेंगे आपको ये सिविलियंस और आम पाकिस्तानी, शायद ये भी लगेंगे कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, लेकिन असल में ये वहां से लाए गए होते हैं। इनकी एग्जैक्ट तादाद हमारे पास नहीं है। हमारे जराए बता रहे हैं कि 35 से 45 ऐसे लोग, 35 to 45 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ परवाजों से मुल्क से पहले ही बाहर भेज दिए गए थे और वो बरतानिया और अमेरिका के अंदर फील्ड मार्शल के साथ साथ होंगे। तो 45 ये गिन लीजिए, 68 वो गिन लीजिए, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे और बेगमात भी इस ट्रिप के ऊपर आपके टैक्स के पैसे पर जा रहे हैं, लेकिन उनकी ना ही लिस्ट शाया की जाएगी, ना ही वो इस हवाले से सीधा सीधा किसी की आंख में आएंगे, क्योंकि ये बाद में जो बिलिंग होगी वो किसी और तवस्सुत से जमा करवाई जाएगी, कोई और खाता बनाकर, कोई कॉन्फ्रेंस बनाकर, कोई और सरकारी काम बनाकर। लेकिन ये हमें फॉरेन ऑफिस के मुसद्दका ज़राए, मैं बहुत ही, आपको पता है जब मेरे पास मुसद्दका खबर नहीं होती मैं आपको कह देता हूं सुनी सुनाई है, ये मुसद्दका ज़राए से आपके सामने खबर रख रहा हूं कि ये जो अफसरान होंगे बहुत सारे इनके खानदानों के लोग, मतलब इनके बच्चे, बेगमात, खुसूसी तौर पर बेगमात, वो भी आपके टैक्स के पैसों से आएंगे। तो 68, 45, और हमें यह नहीं पता कि बेगमात और बच्चे कितने होंगे और दूसरे जो इस तरह के अल्ले तल्ले अखराजात हैं वो कितने होंगे। बहरहाल ये सब कुछ लेकर फील्ड मार्शल और फॉर्म 47 के अर्दली वज़ीर आज़म जो हैं वो अमेरिका पहुंच रहे हैं, पहले बरतानिया में हैं। इसी सिचुएशन में ये हम आपको एक इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया का जो चैप्टर है उन्होंने, और जो वहां पर इंसाफ यूथ विंग है उन्होंने एक प्रोटेस्ट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली इसकी लोकेशन नहीं पता, गालिबन 20 तारीख को इस प्रोटेस्ट को किया जाना है। अगर आप वहां पर हों, यूके में गिरदोनवा में हों, तो जरूर आप तशरीफ लेकर जाएं और इस प्रोटेस्ट में अपनी जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाएं। तो ये सूरत हाल है जो आपके सामने रखनी थी। यूके के अंदर ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है जो आपको दिखाया है, और यूके के अंदर पहुंचा भी जा रहा है। कितना बड़ा डेलीगेशन है, ये सारे क्या मकासद हैं, जैसे जैसे अनफोल्ड होंगे आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक्सटेंशन के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और कुछ भी करेंगे। अब जरा अगली खबर की तरफ चलें। इमरान खान साहब ने जस्टिस याया अफरीदी के नाम एक खत लिखा है। खत बहुत ही वाज़ेह, कुछ भी मुबहम नहीं रहा, और फील्ड मार्शल साहब के गले में इमरान खान साहब ने यह खत डाल दिया है। फील्ड मार्शल इस पर मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा करें, लेकिन तारीख के पन्नों में इमरान खान साहब ने यह खत लिख दिया है, और जस्टिस याया अफरीदी को या तो अब इसका जवाब देना पड़ेगा या तारीख के पन्नों में अपने नाम के आगे मजीद कालक मलनी पड़ेगी। बहरहाल उन्होंने फौरी तौर पर यह कहा है कि वो 24 घंटों में ही इस खत का जरूर जवाब देंगे। इमरान खान साहब ने मोटी मोटी बात अगर कहें तो उन्होंने ये लिखा कि मैं आपसे महज 31 किलोमीटर दूर एक सेल के अंदर बंद हूं। मैं पिछले 1 साल से ज्यादा, तकरीबन अब 2 साल से ज्यादा, खत में एग्जैक्ट उन्होंने नंबर ऑफ मंथ्स लिखे हैं, कि एक छोटे से सेल में कैद हूं। बाहर की दुनिया से मुकम्मल राब्ता काटा हुआ है। एक पिंजरे नुमा सेल के अंदर मुझे रखा गया है। मुझे ना किताबें दी जाती हैं, ना बेटों के साथ फ़ोन पे बात करवाई जाती है, ना मेरी पॉलिटिकल लोगों के साथ मुलाकात करवाई जाती। जो मेरे हकूक़ हैं उनमें से कोई पूरा नहीं किया जाता। अदालतों में बार बार हमारी पिटीशंस गई हैं, वो सुनी नहीं जाती। मेरे जो खैर ख्वाह हैं, मेरे जो फॉलोअर हैं, मेरी जो अवाम है, मेरे जो वोटर सपोर्टर हैं, उन पर भी जुल्म करने की इंतहा कर दी गई है। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, और उन्होंने हवाला दिया कैसे भुट्टो साहब को इसी सुप्रीम कोर्ट से फांसी दिलवाई गई थी, और उसके बाद हाल ही में इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल नहीं मिला था। उन्होंने कहा आपके पास वक्त है कि अभी ये जो नाइंसाफी हो रही है इसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। जो उनकी अहलिया के ऊपर मजालम हो रहे हैं वो भी उन्होंने खुलकर बयान किए और बताया कि किस तरीके से उनकी जो अहलिया है उनके ऊपर जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि वो टूट जाए और उनकी वजह से इमरान खान टूट जाए और उनसे ये अपनी बात मनवा लें। बड़ा खुला सीधा सीधा खत और सीधी सीधी बात जस्टिस याया अफरीदी को लिखी, आईना दिखाया है कि कैसे सुपीरियर जुडिशरी जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज कर गई है और किसी किस्म का ना रिलीफ दे रही है और ना ही उनके साबिका अहकामात को कोई खातर में ला रहा है, लेकिन सुपीरियर जुडिशरी जो है वो बिल्कुल खामोश खड़ी है। इस पर जस्टिस याया अफरीदी का रिस्पॉन्स ये आया कि 24 घंटों में जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ वसीम मलिक साहब बता रहे हैं कि मेंबर जो प्रैक्टिस, ये 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर जस्टिस जमाल मंदोखेल से किए सवाल पर वसीम मलिक रद्द अमल बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उनका रद्द अमल ये है कि जज साहब ने सादा बात ये कही है कि ये जो कमेटी है इसके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि ये इसको सो मोटो में कन्वर्ट करे। इमरान खान को आईनी दरखास्त दायर करनी पड़ेगी, उनके पास वकला की कमी नहीं है, वो खत ना लिखें, वो आईनी दरखास्त दायर करें। ये मंदोखेल साहब ने जवाब दिया है। मंदोखेल साहब वही है जो बड़ी तगड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन झाग की तरह बाद में बैठ जाते हैं, क्योंकि हाल ही में हज करके आए हैं तो हम यही कहेंगे सर्फ की झाग की तरह, किसी और चीज़ की झाग की तरह हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और हाल ही में हज भी करके आए हैं। लेकिन मामला ये है कि वैसे आपको ये बताएं कि ये झाग जो है वो वैसे झाग ही होती है और वो एक ही तरह से बैठ जाती है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से बैठ जाते हैं। आगे चलते हैं जी। ये तो हो गया, मतलब उन्होंने दूसरे लफ्जों में याया अफरीदी कह रहे हैं कि 24 घंटे में जवाब देंगे, लेकिन मंदोखेल साहब का जो जवाब है उससे पता चलता है कि
हम साढ़े ते न रहना, ध्यान नाल रहना, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि खत में इमरान खान ने वादे लिखा है कि मेरी बीवी पर और मुझ पर एक कर्नल जो है वो जेल के अंदर जुल्म कर रहा है और आपको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब मेरा ख्याल इनकी जान जाएगी, उस तरफ को तो ये मूव ही नहीं करेंगे। अगली खबर इमरान खान साहब के केस से मुतल्लिक ही है। आपको बताया था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अब उनका केस चलेगा, जेल ट्रायल नहीं होगा, और वजह भी बता दी थी कि इमरान खान को आइसोलेट करना है, मकसद उनकी मुलाकातें बंद करना है। जो जेल ट्रायल के अंदर उनकी वकला से, खानदान से, सहाफ़ियों से इंटरेक्शन हो जाती है और जिसमें वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक्सपोज करते हैं और उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ते जो कुछ उन्होंने किया हुआ है, उस बात से उन्हें अब किसी भी तरह से आइसोलेट करके रोकना है। इन हालात के अंदर जो फैसला किया गया कि उनका जेल ट्रायल नहीं होगा, अदालत के अंदर ट्रायल होगा, अब उसके जो कायदो ज़वाबत, उसकी जो SOPs सामने आए हैं, उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। और वो क्या है कि कोई भी वकील अदालती कार्रवाई के रिकॉर्ड या ट्रांसक्रिप्ट की दरखास्त भी नहीं दे सकेगा। ये पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि एक अदालती कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई का ना ट्रांसक्रिप्ट ना ही रिकॉर्ड जो है वो कोई भी वकील हासिल नहीं कर सकेगा। कभी आपने सुना? अदालत का जो रिकॉर्ड होता है वो तो दरखास्त के लिया जा सकता है, तो पब्लिक होता है, इसीलिए तो अदालत होती है, इसीलिए तो वहाँ इंसाफ की तवक्को होती है कि उसका रिकॉर्ड शफाफियत के साथ सबके सामने रखा जाता है। अब उसे भी खुफिया कर लिया गया है क्योंकि जाहिर है इमरान खान बोलेंगे अदालत में, जब भी उन्हें ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू एक्सेस दी जाएगी तो आपको पता है वो कुछ भी बोल देंगे फील्ड मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो उसको खुफिया रखने के लिए उन्होंने शफाफियत ही अदालत की खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बाहर ही नहीं जाएगा। कोई भी वकील अदालती कार्रवाई के रिकॉर्ड या ट्रांसक्रिप्ट की क्योंकि दरखास्त ही नहीं दे सकेगा तो फिर जाहिर है रिकॉर्ड तो बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप ये भी समझ लीजिए कि वो अदालत नहीं होगी, एक हुकूमत खाना ही होगा और उसमें जज होगा और इनके मर्जी के चंद लोग होंगे और इमरान खान साहब जेल में ही होंगे और वीडियो लिंक पर उनसे बस खाना पूरी करके ये सजाएं दिलवाएंगे। जिसमें सजा दिलवानी है केसेस में उनकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा थोड़ा सा हम ये बता दें कि इमरान खान के जो साबिक सेक्रेटरी कह लें या वहां पर उनकी जो ऑफिस की देखभाल करने वाले इनाम शाह होते थे, उनके एक भाई जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के सेक्रेटरी भी हैं, इनाम शाह के। बहरहाल इनाम शाह साहब जो हैं उन्होंने अदालत के रूबरू अपने बयान में इमरान खान साहब पर ये इल्जाम लगाया और बुशरा बीबी पर कि उनके कहने पर उन्होंने सुहेब अब्बासी पर दबाव डाला कि वो ज्वेलरी सेट की कदर जो है उसको, कीमत जो है उसको कम लगाएं। उन्होंने ये भी बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी तनख्वाह लेते थे और बनी गाला हाउस की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी और वहां से वो इमरान खान साहब से भी तनख्वाह लेते थे, तो वो दोहरी तनख्वाह ले रहे थे। अब ये भी मुकदमा इमरान खान पर बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। भला इमरान खान किसी को दोहरी तनख्वाह क्यों देंगे? अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इनको तनख्वाह दे रहे थे तो फिर जाती पैसों से वो तनख्वाह क्यों देते या PTI के अकाउंट से पैसे क्यों जाते? लेकिन क्योंकि इमरान खान के ऊपर कोई भी केस बनाना है झूठा, इसलिए इनसे ये बयान भी दिलवाया गया। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की नाराजगी पर उनकी नौकरी से उन्हें बरतरफ किया गया क्योंकि बुशरा बीबी को शक था कि जहांगीर तरीन के साथ मेरे भाई के ताल्लुकात हैं और ये उस वक्त शब्बीर डार साहब से खबर भी लगवाई गई थी जियो न्यूज़ के अंदर और ये अब रिपोर्ट हो रही है कि इन वजूहात की वजह से उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी से निकाला गया। अच्छा, अब जरा ये जो पूरी की पूरी इमरान खान साहब की कल की कार्रवाई थी, जो मैंने पहले भी आपके सामने रखा, अभी भी रखूंगा कि हमारी तरफ से नालायकी है, हमारी तरफ से कमजोरी है कि अभी भी खुल के हमने लोगों को नहीं बताया। जैसे कि एक गवाह ने आके, जो सिविलियन ऑफिसर था, उसने अदालत में आके कह दिया कि मुझ पर प्रेशर डाल के मेरे से गवाही दिलवाने की कोशिश की जाती थी और मैंने बिल्कुल इमरान खान के कहने पर किसी भी तोहफे की कीमत कम नहीं लगाई, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन उसका ये जो बयान है उसको हम मीडिया पर उतना इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर सके। हमारे जो अंदर वकला गए थे उसका एक एक लफ्ज़ बताया जाना चाहिए था, उसके पूरे जो उसका बयान था, उसके ऊपर जो जरा थी, उस सबको सबके सामने रखना चाहिए था, भरपूर तरीके से इंटरनेशनल प्रेस के सामने, लोकल प्रेस के सामने। ये पूरा जो चौधरी साहब का सिस्टम है इसको बरहना करना चाहिए था, लेकिन हम उसमें फेल हुए। अभी दूसरी सिचुएशन, आज दूसरा दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी सिचुएशन जो है वो वहाँ पर ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और कर्नल रेहान, इन दोनों ने वहाँ पर जो गवाही दी है उस पर भी उस तरीके से बाहर बातें नहीं आई। ऐसे लग रहा है कि लब सिले हुए हैं। जिन लोगों का काम था कि वो ये मैंने भरपूर कोशिश की, आला तरीन लेवल्स पर भी कोशिश की कि मुझे पता चले कि अंदर क्या हुआ है, क्या डिस्कशन हुई है, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी के साथ ये नहीं बताया कि वहाँ पर क्या डिस्कशन हुई है और किस तरीके से जो ब्रिगेडियर अहमद हैं और कर्नल रेहान हैं उन्होंने गवाही क्या दी। जो चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं उससे हमें यह पता चला है कि ब्रिगेडियर अहमद साहब ने अंदर ये कहा कि जो तोहफा आया वो मैंने प्राइम मिनिस्टर और बुशरा बीबी को दे दिया, मुझे नहीं पता, ना मैंने उसकी कीमत कम लगाई ना ज़्यादा लगाई। मतलब उन्होंने भी एक तरीके से इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया या खिलाफ उस तरीके से गवाही नहीं दी। फिर कर्नल रेहान से पूछा गया कि आप बताइए, आपने इसकी कीमत कम लगवाई? उन्होंने कहा मेरा इससे कोई लेना, ये मेरे जराए बता रहे हैं मुझे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करनी थी वो कर दी। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं कर्नल रेहान से और ब्रिगेडियर अहमद से और खुसूसन कर्नल रेहान से एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि वो अभी भी सर्विंग है। ब्रिगेडियर अहमद तो 1 महीना पहले शायद या 2 महीने पहले वो रिटायर हो चुके हैं, तो कर्नल रेहान तो अभी भी सर्विंग है, यूनिफॉर्म में। उनमें इतना तप्पड़ होना चाहिए था, उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो अदालत में खड़े होकर कहते, जैसे एक सिविलियन अफसर कह रहा है कि मुझ पर प्रेशर डालकर ये सब कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है, मैंने ये झूठी गवाही नहीं देनी। लेकिन वो आए, उन्होंने अपना एक ऐसा एक बयान दिया कि वो पतली गली से होकर निकल गए
ये जरूर है, मैंने जैसे कहा कि ना ही ब्रिगेडियर अहमद साहब ने, ना ही कर्नल रेहान ने, जो इन्फॉर्मेशन हम तक आई है कि कोई ऐसी कंक्लूसिव बात नहीं की जो इमरान खान साहब के खिलाफ जाए, लेकिन उन्होंने वहां खड़े होकर उस सिविलियन ऑफिसर की तरह खुले लफ्जों में यह भी नहीं कहा कि हम पर प्रेशर था और जानबूझकर हमसे इमरान खान के खिलाफ गवाही दिलवाई गई। इसका मतलब यह है कि वो जो सिविलियन अफसर था वो ज्यादा तगड़ा निकला और उसने तगड़े तरीके से अपने पांव पर जमकर ये गवाही दी। तो फिर ये हमारे जो फौजी अफसरान हैं ये इतना तगड़ा स्टांस क्यों नहीं ले सके, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि हमें तो यही बताया जाता है और हम यही समझते हैं कि हमारे फौजी अफसरान जो हैं वो ज्यादा तगड़े होते हैं, उनकी ट्रेनिंग ज्यादा तगड़ी है, उनका स्टांस ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन यहां पर जब आप ये कहिए कि प्रैक्टिकलिटी और रियल आप कहिए टेस्ट आया, तो उसमें जो सिविलियन ऑफिसर था उसने बवांगे दहल कहा कि मुझ पर प्रेशर था, मुझसे झूठी गवाही दिलवाई जा रही थी, मैं नहीं दूंगा और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जो मिलिट्री के दोनों अफसरान थे उन्होंने ये नहीं कहा। हाँ, उन्होंने एक टेक्निकल तरीके से, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ खुल के कोई इल्जाम नहीं लगाए, कोई गवाही नहीं दी। लेकिन जो चौधरी साहब शायद चाहते थे कि कह दें कि हाँ जी इनको दे दिए थे सेट्स, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने तो क्रॉसपॉन्डेंस की, ताकि वो आगे ये अनाम शाह और दूसरे लोगों से झूठी गवाहियां लेकर अपना काम चला दें। उसमें इनका बयान जो इन्होंने कुली तौर पर नहीं कहा कि ये सब प्रेशर है, सब झूठ है, ये अल्फाज इन्होंने वहां इस्तेमाल नहीं किए, टेक्निकल तरीके से गवाही दी, दूसरे लफ्जों में अपनी जान बचाई। तो क्योंकि कर्नल जो रेहान है उन्होंने अभी भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि वो मुल्क के सबसे बड़े अवामी लीडर के सामने खड़े होकर एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं जब उनको पता है सच क्या है। वो वहां हमारे साथ काम करते रहे, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि सच क्या है। उन्हें पता है कि इमरान खान ने किसी को नहीं कहा कि तोहफे की कीमत कम लगाएं या ज्यादा लगाएं, उन्हें सच का पता था। उन्हें वहां बवांगे दौल कहना चाहिए था कि सब फ्रॉड है, झूठ है, ये सब गलत किया जा रहा है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। तो एक तो ये अनफॉर्चुनेट वहां पर सिनारियो बना, लेकिन चलें बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या चलता। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है, अब ये जो इद्दत में निकाह का केस जैसे बनाया था वैसी ही एक घटिया दरखास्त डाली गई है। दरखास्त गुजार जो हैं उन्होंने, उनका इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है, ना बुशरा बीबी से है, ये जाहिर है, ये ISI या MI की तरफ से डलवाई गई। ये शहरी है शाहिद याकूब, इसने हाई कोर्ट में दरखास्त दी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जेल में अज़वाजी तल्लुकात जो है, मतलब उनकी तन्हाई में मीटिंग जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी की अज़वाजी तल्लुकात इमरान खान के साथ कायम रखने की इजाज़त दी जाए, उनकी मुलाकात करवाई जाए, ख़ानदानी ज़िंदगी कायम रखने का हक आइन के तहत ज़िंदगी के बेसिक जुज़ में शामिल है, मुलाकात के लिए सहूलियात फराहम की जाए। नोट, ये दरखास्त ना ही इमरान खान साहब, ना ही बुशरा बीबी और ना ही उनके ख़ानदान की तरफ से किसी ने दायर की। और जब जब कोई भी दरखास्त इमरान खान की फैमिली की तरफ से दायर नहीं होती तो अदालत और रजिस्ट्रार ऑफिस कहता है कि आपका इसमें क्या लेना देना, आप उनके रिश्तेदार हैं, आप ये दरखास्त फाइल नहीं कर सकते। लेकिन ये बेहूदगी चेक करें कि इस दरखास्त को बगैर किसी एतराज़ के ले लिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है ISI और MI के लोगों ने यह दाखिल करवाई गई। ये इद्दत में निकाह की तरह एक और घटिया किस्म की दरखास्त दी गई है। जस्ट इसका पर्पज़ क्या है, दरखास्त ज़ाहिर खारिज हो जाएगी जैसे ही आगे जाएगी, लेकिन पर्पज़ इसका क्या है, मेंटेनेबल ही नहीं होगी। पर्पज़ इसका सिर्फ ये है कि डिस्कशन जो है वो चौधरी साहब की एक्सटेंशन से हटके वो इस तरह की फजूलियात के ऊपर आए। तो ये एक और इद्दत और निकाह के केस की तरह का घटिया काम है। लेकिन फिर चौधरी साहब घटिया काम ना करें तो और क्या करें। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।